हेलो एवरीवन, आज है 10 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप के बारे में। फ्यूचर एंटरप्राइज की बात करो 1 रुपये पर पहुंच चुका है। फ्यूचर कंज्यूमर की बात करो 75 पैसे पर पहुंच चुका है। फ्यूचर रिटेल की बात करो 2.5 रुपये पर पहुंच चुका है। बिग बाजार है ये, ठीक है, बिग बाजार इन्हीं की प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा चल रहा था वो, लेकिन कोविड ने पूरा मामला ख़राब कर दिया और आज अब हालत ऐसी है इनकी कि ये पैसा तक जुटा नहीं पा रहे, कंपनी दिवालिया हो रही है। फ्यूचर लाइफस्टाइल भी 6 रुपये पर पहुंच चुका है, तो काफ़ी भयंकर गिरावट से पूरा ग्रुप गुजर रहा है और अब तैयारी हो रही है इनके बैंकरप्सी की, दिवालिया होने की। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब भी रिलायंस की डील कैंसिल हो गई थी तभी मैंने कहा था कि भैया निकल लो यहाँ से, क्योंकि रिलायंस ने सबसे बड़ा गेम यहाँ पर यही खेला कि इनके जहां जहां पर बिग बाजार थे और उनकी लीज खत्म हो रही थी, तो रिलायंस ने डील तो कैंसिल कर ही दी अमेजोन की वजह से, लेकिन उन्होंने जो लीज पर जो शोरूम से बिग बाजार के जहां पर जो जगह जगह थी वहां पर, क्योंकि बिग बाजार के जितने भी शोरूम थे वो सारे के सारे लीज पर थे, रेंटेड थे वहां पर। तो जैसे ही लीज खत्म हुई रिलायंस ने भैया उनको वहां से निकाला और अपने नाम पर लीज को रिन्यू करवा लिया और वहां पर आज अब रिलायंस स्मार्ट को देख रहे हो। और यहां पर अब सिर्फ जो बिग बाजार है, अब वो शोरूम्स नहीं रहे, अब वो मार्ट नहीं रहे, अब वो पेपर पे रह चुके हैं। कहीं से बिजनेस नहीं है, कहीं से रेवेन्यू नहीं है, हालत खराब है, जिसके बारे में वीडियो में बातचीत भी करेंगे कि यहां से निकलने का कोई रास्ता है या फिर ये अब बर्बादी की कगार पर है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो भैया एनसीएलटी में जा चुका है और एनसीएलटी ने इसको अप्रूव भी कर लिया है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेसिंग में जा चुका है अब ये। और यहां से अब देखो प्रोसेस क्या होती है, कर्जा है इनके ऊपर, अब कर्जे को चुकाना है और कर्जे को चुकाने के लिए अब इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी, हालांकि बहुत कम प्रॉपर्टीज होगी इनकी, उतनी बड़ी प्रॉपर्टीज लगती नहीं कि मुझे होगी, क्योंकि इनके जितने भी मॉल्स थे, शोरूम्स थे, वो सब रेंटेड प्रॉपर्टी में थे। और इतना ही नहीं, एनसीएलटी ने यहां पर ऑलरेडी इनको 2.5 मंथ्स का टाइम दिया था कि भैया अमाउंट सेटल करो। However, the corporate debtor has raised its hand in view of above the fact the circumstances. This bench has no option except the admit the above petition. तो 2.5 महीने का वक्त दिया लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं, तो भैया अब इनकी जो पिटीशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अमाउंट भी अगर आप देखोगे तो बहुत छोटा अमाउंट है। यहां पर अगर आप देखोगे तो फ्यूचर एंटरप्राइज ने जो डिफॉल्ट किया है पेमेंट्स को लेकर वो मुश्किल से 1.5 करोड़ रुपए का पेमेंट है, 1.58 करोड़ है। यहां पर ऑपरेशनल क्रेडिट रिटेल बिजनेस इंडिया हैज फाइल्ड अनदर पिटीशन क्लेमिंग दैट डिफॉल्ट 4 करोड़ रुपीस के आसपास का एक और डिफॉल्ट है यहां पर। तो डिफॉल्ट कई सारे छोटे मोटे इन्होंने किए हैं और एक बहुत, और हालांकि डेट इससे भी ज्यादा का है, ठीक है, ये तो बात इतनी की हुई, और भी कई ज्यादा बड़ा डेट है इनके ऊपर। और यहाँ पर देखो फ्यूचर ग्रुप ने डील साइन करी थी रिलायंस रिटेल के साथ अपना रिटेल होलसेल लॉजिस्टिक वेयरहाउसिंग बिजनेस को बेचने को लेकर। 24,713 करोड़ का ये पूरा का पूरा डील थी और वो 2020 में हुई थी, लेकिन बाद में ये डील नहीं हो पाई क्योंकि अमेजोन ने भैया पूरा टांग अड़ाई थी यहाँ पर, और उसी की वजह से आज फ्यूचर ग्रुप कह लो कि बर्बाद हो रहा है। क्योंकि वो डील नहीं हो पाई तो रिलायंस भी हाथ पर हाथ धरे, मतलब बैठने वाला तो था नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर रिलायंस ने सिंपल गेम यही खेला कि जहां जहां पर बिग बाजार के शोरूम्स थे उनकी लीज खत्म होने का उन्होंने वेट किया। जैसे ही लीज खत्म हो गई वहां से, क्योंकि पैसा तो था नहीं इनके पास, फ्यूचर ग्रुप के पास, कि उस लीज को रिन्यू कर पाए, तो वो रिन्यू नहीं कर पाए और रिलायंस ने वो सारे प्रॉपर्टीज जो थी, सारी जगह जो थी, प्राइम लोकेशन जो थी, उसको भैया अपने नाम पर रिन्यू करवा लिया और वहां पर आज आप रिलायंस स्मार्ट को देख रहे हो। अगर बात करी जाए एंटरप्राइज की तो गिरावट अगर आप देखो तो हर रोज बनी है। और मैं तब से जब से ये डील टूटी है कई सारे वीडियोस मेरे थे कि भैया अभी भी मौका है, निकल लो यहां से। 24% टूटा है ये, आप देखो लगातार गिर रहा है। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल के अंदर भी फ्यूचर एंटरप्राइज में 90% की गिरावट है, 90%। देखो काफी लोग सोचते हैं कि यार कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, लेकिन अगर ये एनसीएलटी में चला गया, हालांकि चला ही गया है, अब इनको दिवालिया कराया जाएगा, सारे असेट्स इनके बेचे जाएंगे और उस असेट्स को बेचने के बाद जिनका बकाया है उनको चुकाया जाएगा, जिसमें बैंक्स भी होंगे और भी कई सारे लोग होंगे। तो उतना असेट्स होंगे ही नहीं कि भैया बैंक्स का ही पूरा पड़ पाए, तो भैया रिटेल इन्वेस्टर को लास्ट में कुछ नहीं मिलता है, ये हम सब जानते हैं।
और अब मेरे हिसाब से कोई आगे नहीं आएगा फ्यूचर एंटरप्राइज को या फ्यूचर ग्रुप को बोली लगाने के लिए। कंज्यूमर की बात करें, रिटेल की बात करें तो हालत खस मतलब बदतर है यहाँ पर। अगर आप रिलायंस सॉरी फ्यूचर रिटेल की अगर हम बात करें तो ये 99.54% टूट चुका है। कहाँ से टूट कर आया है? 618 रुपये से आज ₹2.5 पर ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम लो है ये, ऑल टाइम लो। सेम चीज़ एंटरप्राइज को लेकर भी है। अगर हम 10 साल की बात करेंगे तो पिछले 10 सालों में फ्यूचर एंटरप्राइज में जो गिरावट आई है, यहाँ पर सब में आपको 99% की ही गिरावट देखने को मिलेगी। एक बड़ा फॉल कह लो आप यहाँ पर के देखने को मिला, और कहीं पर भी रिकवर करता हुआ नजर नहीं आया। और अभी हालत खराब है। काफ़ी लोग देखो रिस्क लेना है तो भैया वहाँ पर लो जहाँ पर पैसा बनने के चांसेस हो। यहाँ पर पैसा बनने के चांसेस अब ना के बराबर लग रहे हैं। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि अच्छा भैया रिस्क है तो इश्क, लेकिन अगेन उन कंपनियों में नहीं लेना चाहिए जहाँ पर हालत खराब हो रही हो। आप देखो 94% फ्यूचर एंटरप्राइज गिर चुका है, ठीक है। और 5 साल की बात करो तो गिरावट और भी ज़्यादा होगी, 98% है। रिटेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 99% टूट चुका है। कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 98-99% तक टूट चुका है। एंटरप्राइज की बात करें तो सारे शेयर्स 99%, और सारे के सारे जीरो होंगे अब आने वाले दौर में। अगर आपके पास होंगे भी तो ये जीरो होने वाले हैं आने वाले दौर में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे बिजनेसेस जो हैं वो बिकने वाले हैं। एनसीएलटी ने इसको अप्रूव कर लिया है और अभी कहीं से ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि कोई आएगा खरीदेगा। और खरीदेगा भी जो नाम ही खरीदेगा, और नाम के लिए इतना बड़ा पैसा मुझे नहीं लगता है कोई देगा यहाँ पर, और काफ़ी बड़ा कर्जा है यहाँ पर। तो यही वजह है कि अभी फ्यूचर एंटरप्राइज की बात करें, फ्यूचर कंज्यूमर की बात करें, अभी भी ये ट्रेड हो रहा है शेयर बाजार में, ठीक है, अभी भी ट्रेड हो रहे हैं। और लोग उम्मीद लगा के खरीदारी करते हैं पता है बाजार में, क्योंकि लोग आज भी सोच रहे कि अच्छा बिग बाजार काफ़ी बड़ा नाम था, ठीक है, ये सोच के कोई लोग खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर ये सोचो कि आपको बिग बाजार का शोरूम कहीं पे देखने को मिल रहा है, बिग बाजार के मॉल देखने को कहीं पर मिल रहे हैं आपको, तो ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है। कंपनी की बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स थी, डेफिनेटली बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स थी। अगर आप बिग बाजार में जाते थे पहले तो भैया क्वालिटी ज़बरदस्त होती थी उनकी, अच्छी खासी प्रोडक्ट होती थी। लेकिन कोविड ने इनका पूरा का पूरा गेम बर्बाद कर दिया। कोविड में इनको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ, और तब से पूरी परतें खुलना शुरू हुई कि भैया पैसा नहीं है इनके पास, ये बेचने वाले हैं वो बेचने वाले हैं। और आखिरी झटका लगा रिलायंस से इनको। अब अभी इस स्पेस में दो बड़े जायंट्स हैं, डीमार्ट है और रिलायंस है, और इनका कहीं से भी सरवाइव करना अभी तो मुश्किल लग रहा है। और एनसीएलटी में अगर एक्सेप्ट हो जाता है, अगर इनको बिकवाए मतलब इनको बिकने के लिए भी रखा जाता है, तो भी कोई उतना अच्छा इफेक्ट नहीं होगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो यही कहूँगा, जल्दबाजी मत करिएगा यहाँ पर ये सोच के कि बिग बाजार बहुत बड़ा नाम है चलो खरीद लेते हैं, मत करिएगा, फंस जाओगे यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और फ्यूचर ग्रुप के बारे में और ये पूरे चैप्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।